रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। मैं सलीमा रजा अपने साथी अरशद इकबाल के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने साप्ताहिक प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां में। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते के एडवाइस सेक्शन में हमारे साथ कोलकाता के श्री दिलीप लोयलका थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। याद है अरशद? जी हाँ। और एक जाने माने टैक्स कंसल्टेंट भी हैं, याद है ना? बिल्कुल अच्छी तो तरह इस हफ्ते भी हमारे साथ एक सीए मौजूद है जिनका नाम है समीर लाटे। समीर मुंबई के हैं और देख नहीं सकते। इनके जीवन से जुड़े हर पहलू पर इनसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं स्कोर फाउंडेशन के सीईओ और हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम। नमस्कार समीर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। समीर, आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, तो इस बैंक में आपका रोल क्या है? बैंक में मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, हमारा काम ज्यादातर है कि ब्रांचेस से डेटा कलेक्ट करके हेड ऑफिस के लिए रिपोर्ट बनाना, डेटा में से ट्रेंड एनालिसिस करके जो बैंक ब्रांचेस अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हैं उनके विषय में अन्वेषण करना कि क्यों कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको काफी पढ़ना पड़ता होगा, रिपोर्ट्स वगैरह मेरे ख्याल अलग अलग पेपर से आते होंगे, तो ये आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? यूनियन बैंक में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किया है जिससे डेटा नेट पे आता है ब्रांचेस का जी, और वो नेट का डेटा एक्सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है जी, और एक्सेल जॉस के साथ पढ़ा जाता है। तो ये कंप्यूटर और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से आप ये मैनेज कर लेते हैं? यस। और इससे पहले आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था और आपने एक प्राइवेट कंपनी में काम किया था लगभग 4-5 साल। तो एज अ दृष्टिहीन व्यक्ति ये आपने कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो टैली ये जो सॉफ्टवेयर है ये जॉस के साथ बहुत हद तक काम करता है जी, और जो बाकी के डेटा रिपोर्ट्स आते थे तो वो ईमेल पे आते थे और जो पेपर में आता था वो हम लोग स्कैन करवा लेते थे जी। और इसमें एक दिक्कत ये थी कि जो चेक्स इशू होते थे पहले तो मुझे किसी और पे उसके निर्भर रहना पड़ता था कि वो बराबर अमाउंट लिख रहा है नहीं लिख रहा है जी। पर उसके बाद एनएबी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे एक वर्ड फाइल बनती थी जिसमें आप डिटेल्स भरो तो वो चेक पे प्रिंट हो सकते थे प्रिंटर से जी। तो वो सॉफ्टवेयर से भारी मदद मिली और जो वर्क एनवायरनमेंट था, जो कलीग्स थे, उनका बहुत मदद मिली उनकी। तो आपके मेन चैलेंजेस इस 4 साल में क्या थे? मेन चैलेंजेस थे जो आउटसाइड पार्टीज थी, सप्लायर्स, कस्टमर्स या इनकम टैक्स ऑफिसर्स, एक्साइज वाले, उनको यकीन दिलाना कि मेरी दृष्टिहीनता के वजह से मैं काम करने में असमर्थ नहीं हूँ, क्योंकि उनका यही रवैया होता था कि ये देख नहीं सकता तो ये कैसे सवालों के जवाब देगा, ये कैसे हमारे साथ बातचीत कर पाएगा। टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों के मन में एक विचार था कि ये ब्लाइंड व्यक्ति कैसे कर पाएगा। और इस दुविधा या इस चैलेंज को, इस चुनौती को आपने कैसे टैकल किया? जो सप्लायर्स और जो लोग रोजमर्रा के थे उन्हें तो पता चल गया 1-2 साल में, बट बाकी लोगों को कन्विंस करने में बहुत वक्त लगा। इसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसेस में भी 1-2 बार जाकर जॉस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, तो फिर वहाँ के जो कमिश्नर थे ही वॉज सेटिस्फाइड। तो ये बताइए कि आपके पसंद का कोई गाना है जो हम सुन सकेंगे अभी? फ्रैंकली म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, अगर आपकी पसंद का गाना नहीं हो तो मेरे पसंद का एक गाना सुन लेते हैं। ओके। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।
कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहाँ फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। है? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए? और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका आंख का प्रॉब्लम तो लगभग बचपन से था। ये प्रॉब्लम असल में क्या है? बचपन से ही लेफ्ट आई में विजन थी नहीं। कुछ वजह से ब्रेन और आंख के कनेक्शन है ही नहीं जी। और राइट आई में मेरे को मायोपिया बहुत छोटी उम्र से था, 7 साल की उम्र से जी। और उसके बाद सन 2000 में रेटिना डिटैचमेंट के वजह से राइट आई की दृष्टि चली गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, पर रेटिना का एक 0.8 to 0.5 मिलीमीटर का हिस्सा है सेंटर में, वो ओपेक हो गया, उसमें से रोशनी पास नहीं होती है। इसको लेके आपने अपना पढ़ाई और आपके अन्य एक्टिविटीज है जो स्कूल में था और कॉलेज में था, उसके साथ आपने कैसे निपटा? मैं ऐनक लगाया करता था, पर काफी चीजों से मुझे दूर रहना पड़ा, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह। यानी एक क्रिकेट वगैरह चल जाता था, पर जो स्पोर्ट्स में ज्यादा जोखिम होता था, जैसे हाई जंप या लॉन्ग जंप, जहाँ पे चश्मा उड़ के गिर के टूटने का डर था, वो स्पोर्ट्स पे भाग नहीं ले सकता था। पर आपकी आंख की रोशनी उतना थी कि आप क्रिकेट खेल सकते थे? थोड़ी बहुत थी, यानी अगर क्लोज इन फील्डिंग कर रहा हूँ तो बॉल पकड़ सकता था, अगर आउटफील्ड में फील्डिंग करनी हो तो प्रॉब्लम होती थी। और बैटिंग और बॉलिंग? बैटिंग और बॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं था। पर ये स्कूल के टाइम तक, जब कॉलेज में गया तब तक तो हालात बहुत बिगड़ चुके थे, यानी नाइट विजन था ही नहीं और पेरिफेरल विजन भी चली गई थी। तो समीर, ये सब कठिनाइयों के साथ साथ आपने जानबूझकर सीए क्यों चुना? पहले से ही मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था और फिगर्स और नंबर्स में मेरी रुचि पहले से थी। तो पहले से ही जब मैंने सीए कोर्स के बारे में सुना, मैंने एक सीनियर से भी बात की, उन्होंने भी रेकमेंड किया कि तुम करो इस कोर्स को, और अगर विजन का ही प्रॉब्लम है तो कोई मिल सकेगा जो सिर्फ पढ़ के बताएगा क्या चालू है जी। तब तक तो जॉस था नहीं उस वक्त जी, वो उसके बाद आ गया। बट सीए कोर्स के वक्त में भी मेरे सीनियर्स और मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे जिनके यहाँ मैंने काम किया, उन्होंने भी बहुत हेल्पफुल एटीट्यूड था। हॉबीज आपके क्या क्या हैं? सर्फिंग द इंटरनेट, ट्रिविया और रीडिंग बुक्स। नेट में आप क्या सर्फ करते हैं, क्या देखते हैं? लगभग हर एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट है जी। तो वेबसाइट पे जाके डेली न्यूज लेके खुद को अपडेट करना जी। अभी सीए के फील्ड में या फाइनेंस के फील्ड में जो हो रहा है उससे खुद को अपडेट करना जी। दोस्तों के साथ चैटिंग करना या फिर फिक्शनल बुक्स पढ़ना। तो आपके फेवरेट ऑथर्स कौन है? फ्रेडरिक फॉर्साइथ और एलिस्टर मैकलीन। तो दोस्तों, ये था बातचीत हमारा समीर लाठे जी के साथ, जो हमने रिकॉर्ड किया था नवंबर 2007 में। जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए समीर लाठे ने दिसंबर 18 को ज्वाइन किया था एक प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें वो इन्वेस्टर सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सो गुड लक टू समीर लाठे। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। ये है रोशनी का कारवां। सलीमा, एक बात बोलो। बोलो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, तुम बोलो ना, फिर बताऊंगी बुरा मानूंगी। देखिए, हम दोनों इतने दिनों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने मेरे बारे में कभी कुछ हमारे श्रोताओं को बताया नहीं। तुम्हारे बारे में मतलब तुम्हारी खूबियां बयान करूं? जी हाँ। अच्छा। दोस्तों, ये अरशद इकबाल है मेरे साथी, ये बहुत टैलेंटेड है। जी, थैंक यू। अच्छा, और ये एक बहुत अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू। और कभी कभी काम की बात भी करते हैं।
आपने एक बात बताई नहीं। क्या? मैं बहुत खुश मिजाज हूँ। ओह माय गॉड। दोस्तों, ये जो कुछ भी है ये मॉडेस्ट नहीं है। तो आइए हम आज ऐसी एक शख्सियत के बारे में बात करें जो एक ऐसी खुश मिजाज यंग लेडी है जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की यांग जिया की, जिन्होंने अपने नाम का मतलब जो कि है सब कुछ सुंदर है को वाकई साबित कर दिखाया है। क्या बात। यांग जिया के सफरनामे पर रोशनी डालने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने स्पोर्ट्स कमेंटेटर चारू शर्मा। यांग जिया चाइना की एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला जिन्होंने दृष्टिहीन होते हुए भी विदेशी भाषा में अपना लोहा मनवाया। 1963 में जन्मी यांग जिया ने बीजिंग की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें उसी यूनिवर्सिटी में बतौर एक इंग्लिश टीचर नियुक्त कर दिया गया। उस समय वे फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाली पहली और सबसे युवा चाइनीज टीचर थी। यांग की आंखों की रोशनी धीरे धीरे मैक्युलर डिजेनरेशन के कारण जाती रही। उस वक्त उनके पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर मुसीबत का डटकर सामना किया। 1994 में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई, पर इसकी चिंता किए बगैर वे अपने छात्रों को अंग्रेजी का पाठ पढ़ाती रही। आंखों की रोशनी जाने से पहले उनका सपना था एक किताब लिखने का, जिसे साकार करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर चाइनीज और इंग्लिश ब्रेल सीखी और अपनी किताब लिखी, जिसका नाम था इंग्लिश रीडिंग फॉर ग्रेजुएट्स। इस किताब की अन्य विशेषज्ञों ने बेहद प्रशंसा की। वर्ष 2000 में उन्होंने एक और चुनौती का सामना करने की ठानी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MPA कोर्स करने की अर्जी दे दी। देखते ही देखते अपनी काबिलियत के बल पर वह बेहतरीन अंकों से पास होने वाली हार्वर्ड की पहली विदेशी दृष्टिहीन छात्रा बन गई, जिसे देखकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने यहां तक कह दिया कि जिया हमारी यूनिवर्सिटी की शान है। आज यांग जिया वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की लिटरेसी कमेटी मेंबर और चाइना ब्लाइंड एसोसिएशन की उपाध्यक्ष होने के साथ साथ कॉलेज की एक सम्मानित प्रोफेसर भी है और अपने जीवन को एक नए सिरे से भरपूर जी रही है। आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों में दृष्टिहीन लोग भी एक कामयाब फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जी हाँ। आपको इस प्रोफेशन से जुड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं दिल्ली के श्री प्रवीण कश्यप। प्रवीण जी 2001 से इस प्रोफेशन में हैं और एक कामयाब फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने 2001 में अहमदाबाद की ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन से फिजियोथेरेपी में 2 साल का डिप्लोमा किया था। जी हाँ, और हम आपको ये भी बता दें कि प्रवीण सिर्फ 6 साल के थे जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इस प्रोफेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी, जी हाँ, वही हमारे अपने प्रणय गड़ोदिया। वेलकम प्रवीण ऑन आवर शो। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक फिजियोथेरापिस्ट का क्या काम होता है। भौतिक संसाधनों द्वारा दिया जाने वाली चिकित्सा पद्धति को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। द ट्रीटमेंट थ्रू फिजिकल मीन इज नोन एज फिजियोथेरेपी। 4 इसके मुख्य स्तंभ हैं, पिलर्स हैं: हाइड्रोथेरेपी,
इलेक्ट्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी। मोटे तौर पे कहा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट दो मुख्यतः फील्ड में काम करता है, ऑर्थोपेडिक फील्ड और न्यूरो फील्ड। ऑर्थो में कोई भी किसी प्रकार का भी दर्द, घुटने का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, मोच, हड्डी टूटना, उस हड्डी टूटने के बाद कोई रिप्लेसमेंट्स एक्सरसाइजेज, उसके बाद जो एक्सरसाइज कराती है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ न्यूरो में अगर हम देखा जाए, न्यूरो फील्ड में तो पैरालिटिक, लकवा, इसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन सब फील्ड में, न्यूरो फील्ड में भी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रवीण, अब हमें ये बताएं कि एक व्यक्ति को फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए किस तरह के स्किल सेट्स और क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है? फिजियोथेरेपी एक पैरामेडिकल कोर्स है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिकल फील्ड के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स में इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th साइंस मांगी गई है और स्पेशल इंस्टीट्यूट्स में 10th साइंस को इसका बेस माना गया है। तो कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति 10th साइंस पास आउट करके इस फील्ड में एंट्री ले सकता है। राइट। तो एक फिजियोथेरापिस्ट की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, ये भी बताएं प्रवीण। फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले तो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, विजिट्स कर सकता है, अपना क्लिनिक स्टैब्लिश कर सकता है, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकता है। हॉस्पिटल्स में ऑर्थो डिपार्टमेंट, न्यूरो डिपार्टमेंट, कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट, इन यहाँ पर काम कर सकता है। इसके साथ साथ लेप्रेसी हॉस्पिटल्स, ऑर्थोपोस्टैटिक इंस्टीट्यूट्स, जो पेशेंट्स घर पे से मूव नहीं कर सकते, चलने फिरने में उनको तकलीफ है, तो फिजियोथेरेपिस्ट उनके घर पे जाके उनको इलाज दे सकता है। तो प्रवीण, अगर हम दृष्टिहीन व्यक्ति की बात करें तो क्या फिजियोथेरापी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए? फिजियोथेरेपी एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के साथ इन इंस्टीट्यूट का अटैचमेंट होता है। वहाँ पर ले जाके हमें प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन सबका दिया जाता है। डेड बॉडीज़ के ऊपर एक एक मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स सब छू के बताया जाता है ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट को हम ठीक तरह से ठीक कर सकें। इसके साथ साथ हमारे को इंस्टीट्यूट्स में जो मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर्स आते हैं, हमें लेक्चर्स देते हैं, उन लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। उन लेक्चर्स को हम ब्रेल में नोट्स बनाते हैं, कैसेट्स में नोट्स बनाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उन नोट्स को अपने साथ में रखते हैं ताकि आगे जाके फ्यूचर में भी अगर हमें कोई डिजीज़ के लिए उसको फॉलो करना हो तो उसको खोल के हम पढ़ लेते हैं। प्रवीण, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आज मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुनाना चाहूँगा हमारे साउंड इंजीनियर विजय चावला के ज़रिए। विजय जी, क्यों ना एक अच्छा सा गाना हो जाए? क्यों हवा आज यूं गा रही है, क्यों फिजा रंग छलका रही है, मेरे दिल बता आज होना है क्या, चांदनी दिन में क्यों छा रही है, जिंदगी किस तरफ जा रही है, मेरे दिल बता क्या है ये सिलसिला, क्यों हवा आज यूं गा रही है, गा रही है, गा रही है। जहाँ तक भी जाए निगाहें बरसते हैं जैसे उजाले, सजी आज क्यों है ये राहें, खिले फूल क्यों है निराले, खुशबुएं कैसी ये बह रही हैं, धड़कने जाने क्या कह रही हैं, मेरे दिल बता ये कहानी है क्या, क्यों हवा आज यूं गा रही है। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहाँ फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए? और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit.
गाने के आगे बढ़ते हैं। प्रवीण, ये बताएं कि एक फिजियोथेरापिस्ट को दृष्टिहीनता के कारण क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और उसे वो आपके अनुभव में कैसे डील कर सकता है? वैसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पेशेंट हमारे पास आता है तो प्रिस्क्रिप्शंस रेफरेंसेस लेके आता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसको रीड कौन करेगा, उसमें उसकी रिपोर्ट्स में क्या मेंशन है, क्या रीडिंग है, वो चीज़ चेक करनी होती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम जाती है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि किसी से, अपने असिस्टेंट से या फिर सिस्टर्स से, नर्सेस से रीड करवा लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके साथ साथ आगे हम जब पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं तो मशीन्स में जो रीडिंग आती है उसको रीड करने में प्रॉब्लम होती है, और जो निडल शो करती है उसमें प्रॉब्लम जाती है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आजकल नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसमें बीप साउंड्स दी गई हैं, साथ में कुछ टॉकिंग इक्विपमेंट्स हैं जो हमें रीडिंग करके निडल कहाँ पर है, किस रेंज पे है, किस मात्रा में है, वो सब हमें टाइम पे बताती रहती है। ओके, तो फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ अवेलेबल हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? मेन स्ट्रीम्स इंस्टीट्यूट्स में हैं जिनमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए 12th साइंस मांगी जाती है, और दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए मुख्यतः 5 इंस्टीट्यूट्स हैं। BPA अहमदाबाद, महालक्ष्मी रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंबई, NIVH देहरादून, इसके साथ साथ इंदौर में है मध्य प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन, और राजकोट। इनमें दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए 10 साइंस को बेस रखा गया है, लेकिन मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स को ध्यान में रखते हुए कई दृष्टिहीन इंस्टीट्यूट्स ने भी इस कोर्स की एलिजिबिलिटी 12th साइंस रखी गई है, जैसे NIVH। अच्छा प्रवीण, ये बताएं कि कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पेशेंट्स की कुछ अलग रिएक्शन होती है जब उनको पता चलता है कि उनका जो फिजियोथेरापिस्ट है वो विजुअली इम्पेयर्ड है? ऑलरेडी पेशेंट जो होता है पेन में होता है, वो हमारे पास आता है, वो हमारे को देख के उसको ये रहता है कि ये शायद हमारी प्रॉब्लम बढ़ा ना दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कॉन्फिडेंस जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उस कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसके बारे में उसको पूरी विस्तृत जानकारी दो, उसके साथ साथ उस प्रॉब्लम से क्या उसको साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या आगे जाके हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको प्रॉपर गाइडेंस देके फिर हम उसको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, तो उसका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। सेकंड थिंग, इसके साथ साथ कई बार हमारे साथ केसेस में होता है कि हमें बोन्स को, जॉइंट्स को मोबिलाइज करना होता है, तो मोबिलाइजेशन के टाइम पेशेंट को एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, जिससे उसे ये डर लगता है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ऑलरेडी जो पेन है वो बढ़ ना जाए। राइट प्रवीण, थैंक यू वेरी मच। बट आखिर में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी के एरिया में ग्रोथ के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? फिजियोथेरेपी पास आउट होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी अच्छे रेपुटेड हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस करने के बाद अपनी नॉलेज को जितना एक्सपांड कर सकते हो उतना करें। उसके बाद आप अपने क्लिनिक स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्लिनिक्स के साथ साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को चला सकते हैं, और साथ में जॉब्स भी कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंदौर में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, दिल्ली में बहुत फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली वेल सेटल्ड हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। ये है रोशनी का कारवां। और अब दोस्तों, सबसे बढ़िया समय है आप समझिए क्यों कैरियो में? अरे मैं बताती हूँ दोस्तों, ये तो अपनी हरकतें करते रहेंगे। ये समय है आपको एपिसोड 30 में पूछे गए सवाल का जवाब बताया जाए, है ना? हाँ, तो ऐसा है कि हमने आपसे पूछा था, हमने वही पूछा था कि भारत ने शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के अधिकारों के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन पर अनुमोदन यानी कि रैटिफाई किया था, लेकिन वो कब? आपके ऑप्शंस थे A 31 जून 2007, B 15 अगस्त 2007 या C 1 अक्टूबर 2007। और इसका सही जवाब है ऑप्शन C यानी कि 1 अक्टूबर 2007। और विजेता का नाम बताएंगे वही हमारे साथी हैं, लेकिन बार बार चले आते हैं। प्रणय आइए। हाँ जी, साथी अरशद इकबाल जी हाजिर हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 30 यानी 30 के हमारे लकी विनर बने हैं SMS भेजने वाले अनिल कुमार, जो कि आनंदपुरी पटना बिहार से है। अनिल कुमार जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।
और दोस्तों ये भी जान लें कि भारत साउथ एशिया में पहला देश था जिसने इस यूनाइटेड नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय संधि पर अपना अनुमोदन किया था, इसे रेटिफाई किया था, जो कि विकलांग लोगों के समान अधिकार के लिए बनी है। और 18 दिसंबर 2007 तक कुल मिला के 14 देशों ने इसका अनुमोदन किया था। और यह संधि इफेक्ट में आती है 30 दिन बाद से, जब कुल मिला के 20 देश अपना अनुमोदन यूनाइटेड नेशंस को सबमिट कर चुके होंगे। ये है रोशनी का कारवां। अच्छा दोस्तों, अब फिर वही मुकाम आ गया है जहां हम आपसे अपना सवाल पूछते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, हमारा आज का यानी एपिसोड 36 का सवाल है, ऐसी बोलना चाहते हो? हाँ, बोलो। जी, ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जिसका इस्तेमाल दृष्टिहीन और देखने में सक्षम दोनों ही बच्चे गिनती और बेसिक मैथमेटिक्स सीखने में कर सकते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रेल स्क्रिप्ट, बी printed maths book, या C abacus. Which is the one common thing that can be used to learn counting and basic mathematics by a blind child as well as a child who can see? Your options are A braille script, B printed maths book, and C abacus. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल ID भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। कैसे कहूँ, कहा नहीं जाए, विदा तो लेनी ही पड़ेगी जी? है ना? भाई समय की पाबंदी जो है। तो साथियों, आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से खुदा हाफिज। आई वे ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे ये है रोशनी का कारवां।